Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of August 2020। तो 1 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा सा मेरी आवाज़ आज बैठी हुई है कि हो सकता है 15 अगस्त तक बैठी ही रहे, 16 अगस्त तक समझ लो कि अब बैठी ही रहेगी आवाज़। सो पार्डन मी फॉर दैट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, जिनको यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू पीपल। इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। 16 अगस्त पहला टेस्ट है। नीचे सिलेबस की भी लिंक है, तो वहाँ से आप सिलेबस देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए। सो दैट विल बी very good for you people for that। and यूपीएससी रिवीजन सीरीज ऑलरेडी चल रही है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किसने इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 लॉन्च की थी? ऑप्शन आर ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी नीति आयोग, या डी नन ऑफ द अबव। Question number 2 is Istanbul Convention often seen in news recently is associated with। Istanbul Convention इनमें से किससे associated है? Options are A recycling of e-waste, B sustainable oil drilling, C violence against women, या D none of the above। Question number 3 is consider the following statements with respect to smallpox। First is it is an acute contagious disease caused by virus। Second is it can be spread by humans only। Third, WHO has set a target to eradicate smallpox from the world by 2022। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3 only। तो these are the 3 questions for you today। I hope you people will try to answer these questions in the comment section below। आप इनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। So that will be from your side, okay। तो अब हम आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। आंसर जो है मैं एंड ऑफ द वीडियो, जब वीडियो खत्म होने लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज से, कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून, फर्टिलाइजर्स बक ट्रेंड। तो इनमें से हुआ क्या? कोर सेक्टर आप सबको पता है 8 कोर सेक्टर्स के अंदर आते हैं, 8 चीज़ें आती हैं कोर सेक्टर के अंदर। उनमें से 7 जो हैं उन्होंने डाउनफॉल ग्रोथ मतलब डाउनवर्ड एक ट्रेजेक्ट्री दिखाई है। केवल और केवल फर्टिलाइज़र एक सेक्टर ऐसा है जिसने कि अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री यानी कि ग्रोथ दिखाया है, जिससे कि कारण ये पता चलता है कि मानसून के कारण एग्रीकल्चर अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच वी कैन गेट दैट। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आउटपुट गिरा है वो है स्टील, आपका बहुत ज़्यादा आउटपुट गिरा है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो स्टील सेक्टर जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, जिसका 33% ड्रॉप हुआ है, तो वो स्टील सेक्टर, ये पहला कोर सेक्टर के अंदर का है। देन सीमेंट्स में आपको देखने को मिला है 7% का प्रोडक्शन फॉल हुआ है, सीमेंट सेकंड कोर सेक्टर के अंदर आता है। थर्ड है आपका कोल में 15.5% देखने को मिला है। क्रूड ऑयल चौथा है, एंड फिफ्थ है नेचुरल गैस। तो या इन सेक्टर्स के नाम याद रखिएगा। 8 सेक्टर कोर सेक्टर में आते हैं। स्टील हो गया, देन सीमेंट हो गया, देन आपका कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, एंड नेचुरल गैस हो गया। ये 5 इधर हो गए। फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, ओके, पेट्रोलियम रिफाइनरी ये 6 हो गया, एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका 7वां हो गया। याद रखिएगा कि कोर सेक्टर में सबसे अधिक वेटेज जिस चीज़ का है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स विच कैरीज द ग्रेटेस्ट वेटेज इन द कोर सेक्टर इंडेक्स। अगर कोर सेक्टर का इंडेक्स निकाला जाता है तो सबसे अधिक जो वेटेज है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। तो 6th वो था। 7th हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, और 8th हमारा फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर जो है उसका आउटपुट बढ़ा है, ओके, उसका आउटपुट बढ़ा है। सो दैट इज द थिंग विच यू वांट टू रिमेंबर। ये 8 सेक्टर्स के नाम जरूर याद रखना। यूपीएससी घुमा फिरा करके पूछता रहता है कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर है, कौन सा कोर सेक्टर नहीं है। रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 8 सेक्टर्स, ओके। अगला जो टॉपिक है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट टचेज 83% ऑफ द फुल ईयर टारगेट। जितना साल भर का हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था उसका 83% हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट अगर होता देखा जाए तो फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूडेड रहते हैं, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें टोटल रेवेन्यू रिसीट या रिकवरी ऑफ लोन्स या अदर रिसीट सब इंक्लूडेड रहता है। तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो साल भर का है माइनस गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है, इनकम है साल भर की, वो अगर आप माइनस कर दो तो आपको फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फिस्कल डेफिसिट वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि आपको चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल द एक्सपेंडिचर फुलफिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको चाहिए। यानी कि फिस्कल डेफिसिट कैसे गवर्नमेंट फुलफिल करता है? गवर्नमेंट मीट्स फिस्कल डेफिसिट बाय बोरोइंग मनी, बोरो करता है मनी को।
इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की अगर हम टोटल बोरोइंग पता कर लें साल भर की कितनी थी, इस साल की कितनी बोरोइंग है टोटल गवर्नमेंट की, तो हमको उसका फिस्कल डेफिसिट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए पता चल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग के माध्यम से फुलफिल करता है। तो फिस्कल डेफिसिट जो टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस आपका टोटल जो इनकम है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है एक्सपेंडिचर के लिए, वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बता दिया मैंने आपको, अगर आप गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग निकाल लेंगे किसी साल की, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टोटल गवर्नमेंट का कितनी टोटल गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है ना। नाउ केवी इज़ अनलाइकली टू चेंज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखो, कल मैंने आपको कल परसों दोनों दिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक ये चीज़ है कि जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं या पब्लिक या प्राइवेट दोनों के बच्चे हैं, उनको क्लास 5th तक एटलीस्ट आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देना है, लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देना है, ठीक है ना। और अगर हो सके तो 8th तक, प्रेफरेबली 8th तक देना है, अदरवाइज 5th तक तो देना ही देना है। बट केंद्रीय विद्यालय के जो ऑफिसर्स हैं उनसे जब बात की गई थी, ये बोला गया कि दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दिस नॉट बी अ प्रैक्टिकल थिंग्स टू डू इन केवीज़। स्पेशली केवीज़ का उन्होंने एग्जांपल दी कि केवीज़ जो है वो मिनिएचर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके से एक केवी के अंदर एक क्लास में हर मतलब कि हर जगह के बच्चे रहते हैं। जम्मू कश्मीर का भी बच्चा होगा, तमिलनाडु का भी बच्चा होगा, मतलब कहीं का ही बच्चा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे केस में यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि किस लैंग्वेज में आपको देना है। लोकल लैंग्वेज तो सबकी अलग होगी, सो आप क्या सारे हर अलग बच्चे की नीड्स को कैटर कर सकते हो क्या? तो नहीं कर सकते। सो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। दो इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, उन्होंने कहा कि आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में इसको रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। उसको यहाँ पे इम्पॉसिबली आप मतलब पॉसिबली आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दिस इज द थिंग विच द ऑफिसर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैव सेड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम द फ्रंट पेज। जो न्यूज़ आइटम्स हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गई होगी। अगली जो न्यूज़ है वो 3rd पेज में एंटीसिपेटरी बेल टू फॉर्मर डीएमसी चीफ। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, लेट मी टेल यू। एंटीसिपेटरी बेल मतलब कि जब आपको एंटीसिपेशन में बेल मिल जाए, मतलब आपको जब पता है कि किसी नॉन बेलेबल या किसी बेलेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट होने वाले हो, तो अरेस्ट होने से पहले ही अगर आप जा करके हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से मतलब वहाँ पे बेल लेके आओ, तो वो बेल आपके एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है, मतलब कि बिफोर एन अरेस्ट। द एंटीसिपेटरी बेल इज़ द बेल बिफोर एन अरेस्ट, ठीक है ना। सो अरेस्ट होने से पहले ये बेल मिल जाती है। इसका मतलब है कि पर्सन कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। सेक्शन 438 जो है सीआरपीसी का, वो कहता है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अगर चाहे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अगर चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल वो इशू कर सकते हैं। ओके, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो एंटीसिपेटरी बेल इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी लेज डाउन द प्रोविजंस ऑन एंटीसिपेटरी बेल। अब सेक्शन 438(1) जो है वो बोलता है कि व्हेन एनी पर्सन पार्टिसिपेट्स anticipates that he or she may get arrested on the accusation of having committed a non-bailable offense, या कोई बेलेबल, दोनों के लिए होता है। मेन इंपॉर्टेंट याद है कि नॉन बेलेबल बेलेबल दोनों के लिए ही आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो डिसीजन रहेगा वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट करेगा जहाँ पर भी आप गए हो, ठीक है ना। अब अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एंटीसिपेटरी बिकेम पार्ट ऑफ सीआरपीसी 1973। याद रखिएगा कि 1973 में पार्ट बना, किसका पार्ट बना, आपके सीआरपीसी का पार्ट 1973 बना आफ्टर द 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 1969 में पहली बार जब 41st रिपोर्ट आई। 41st रिपोर्ट किसकी, लॉ कमीशन की आई, ठीक है ना। लॉ कमीशन के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कि लॉ कमीशन इज नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो लॉ कमीशन के वो फैक्ट को याद रखना कि ये नाइदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नॉर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो जब 41st रिपोर्ट आई उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रोविज़न ये रखा जाएगा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड राइट टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, आप उसको इस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दो। तो ये एंटीसिपेटरी बेल तब जा कर के आई 41st जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, मतलब 41st रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की 1969 में, उसके बाद इसको पार्ट बनाया गया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यहाँ पर हम आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में। एडिटोरियल में 2 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही अच्छे हैं। पहला एडिटोरियल तो सुहृत पारसारथी ने लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये, एंड ये आर्टिकल है डाइल्यूटिंग द EIA प्रोसेस स्पेल्स अ पाथ ऑफ नो रिटर्न। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन ऑन द EIA, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट।
मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अभी 2006 में आया था, उसके बाद अभी नए रूल्स ला दिए गए हैं। ड्राफ्ट रूल्स ही हैं, ड्राफ्ट रूल्स एंड ड्राफ्ट EIA बोला जाता है इसको भी, क्योंकि अभी ये फाइनली पास नहीं हुआ है। तो ड्राफ्ट EIA आ चुका है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये दिखाता है कि इन्वायरमेंट को कम और डेवलपमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इन्वायरमेंट को कम वेटेज दिया गया है और डेवलपमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए अभी देखो क्या हो रहा है कि एक ग्रुप है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया FFF ग्रुप है, जो कि कलेक्टिव यंग इन्वायरमेंटल कैंपेनर्स हैं। ये इन्वायरमेंट के लिए कैंपेनिंग करते हैं। अभी रिसेंटली इनके ऊपर एक नोटिस आई थी UAP यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि टेररिस्ट को रोकने के लिए होती ना, वो इनके लिए आई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, उनको बहुत सारे मेल्स बोले थे कि आपने EIA को डाइल्यूट कर दिया है और आप प्लीज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को इस तरीके से मत अप्लाई करो, EIA 2020 सही नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो केवल इतना करने के कारण उनके ऊपर UAP यानी कि जो टेररिस्ट के अगेंस्ट आ रहा है, उसमें उनको ट्राई करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फाइनली जो नोटिस थी वो इवेंचुअली विड्रॉ कर ली गई, क्योंकि फिर पुलिस ने कहा कि क्लैरिकल एरर थी। ये सब तरीके बातें बनाने के लिए उन्होंने ज़रूर बोला, लेकिन बात तो यही थी। तो नाउ दिस इज द थिंग, ऑथर कहता है कि क्या ऐसी बात है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 इम्प्लीमेंट करना इतना ज़रूरी है कि लोगों को UAPA टेररिस्ट बना करके उनका मतलब कोई भी डिस्कशन ही नहीं करने दिया जा रहा है, पब्लिक कंसल्टेशन बिल्कुल एक तरीके से मना कर दिया गया है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर वांट्स टू नो। नो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आया, जब स्टार्टिंग में वो आया था, तो उसका बेसिकली काम ये था कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा ना हो जो कि इम्पैक्ट कर दे आपके इन्वायरमेंट को, any development project and potential impact that it might on the environment। तो ये रोकने के लिए आया था कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना पहुंचाए। तो 1994 तक जब पहला सेट आया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो बहुत ज़्यादा टफ रूल्स आए थे, बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिंजेंट रूल्स आए थे। ओके, तो इसके बाद 2006 में जब आया तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को थोड़ा ईजी कर दिया गया, 1994 से थोड़ा ईजी कर दिया। पहले क्या बोला कि आपको हर प्रोजेक्ट में कोई एक लिमिटेड साइज़ बता दी गई, 1994 में आपको साइज़ बता दी गई, उस साइज़ से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट होगा, प्लांट होगा, एयरपोर्ट होगा, पोर्ट होगा, एटॉमिक एनर्जी का प्लांट होगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपको चाहिए होगी और ज़्यादा रेगुलेट मतलब उसको टफ कर दिया गया। 2006 में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को थोड़ा ईजी किया गया, कॉर्पोरेट प्रेशर में आकर के थोड़ा ईजी किया गया एंड प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज किया गया था। कैसे? मतलब इसने कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर्ड एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसने इंक्रीज किए थे, उन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनको कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है वो इंक्रीज कर दिए, बट अप्रेजल कमिटीज़ बना दी। अप्रेजल कमिटीज़ सेंटर में ही बना दी और स्टेट्स में ही बना दी, और ये बोला कि ये जो अप्रेजल कमिटीज़ रहेंगी ये प्रोजेक्ट देखेंगी और उसके अकॉर्डिंग सैंक्शंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, या अप्रूवल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये चीज़ ये डिसाइड करेंगे, अप्रेजल कमिटीज़ डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। जब फाइनल EIA रिपोर्ट आई फॉर एग्जांपल वाज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, लेकिन ओके उस समय में भी जो फाइनल EIA रिपोर्ट आई थी दैट वाज नॉट मेड अवेलेबल टू द पब्लिक एंड द प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग द क्लियरेंसेस फॉर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वाज एक्सेलरेटेड। जो प्रोसीजर था सिक्योर करने का क्लियरेंसेस को और ज़्यादा तेज कर दिया गया, मतलब उनको जल्दी से जल्दी अप्रूवल देने की कोशिश की जाने लगी। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हुई इसके बाद, कैसे चेंज हुआ। एज मेनी कैंपेनर्स हैव हाईलाइटेड, जो अब नया ड्राफ्ट आया है, द न्यू ड्राफ्ट इज रिडल्ड विद प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। पहली तो वही देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोविजंस है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इसमें डिक्रीज़ किए गए हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनको अप्रूवल चाहिए वो डिक्रीज़ कर दिए गए, मतलब कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ये बोल दिया गया कि इनको अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो अप्रेजल कमिटीज़ थी उनको कोई भी पावर नहीं दी है, उनको कोई भी पावर नहीं दी है, प्लस उनको स्ट्रॉन्ग करने की जगह और वीक कर दिया गया है। ठीक है ना। और इन्होंने ये भी बोला है जो पहले प्रोसेस थी, जो पहले 2006 में प्रोसेस थी, उससे और ज़्यादा इजी कर दी गई है प्रोसेस फॉर सम प्रोजेक्ट्स लाइक एरियल रोपवे, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, राफ्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इजी कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा लूज कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ है जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में किया गया है। ठीक है ना। अप्रेजल कमिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना था, लेकिन अप्रेजल कमिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो मतलब वही है कि इसकी उसको स्ट्रेंथ नहीं दिया है, उसको टूथ नहीं दिया है, उसको टीथ नहीं दिया है, ये टूथलेस ही रह गई अप्रेजल कमिटीज़ फिर से।
सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है EIA में है वो है पोस्ट फैक्ट, मतलब कि एक बार प्रोजेक्ट हो जाए उसके बाद दोबारा उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है क्या किया गया है, जैसे कोई प्रोजेक्ट था पहले क्या होता था कि EIA का जो मेन मतलब कि जो मेन उसका फीचर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी स्क्रूटनी हो जाए और ये देख लिया जाए कि वो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट किस तरीके से वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किस तरीके से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। ओके, सो दिस वाज द मेन थिंग विच शुड हैव बीन केप्ट इन माइंड। बट हुआ क्या, हुआ कुछ अलग। हो ये रहा है कि जो 2020 में EIA आया उसमें मतलब पोस्ट अप्रूवल भी, पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल भी देने की बात की जा रही है। मतलब कि एक बार आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, उसके बाद अगर आपने तब पहले क्लियरेंस नहीं लिया था तो ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस आप ले सकते हैं। मतलब कि आप फाइन भरो और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस उस प्रोजेक्ट के लिए ले लो। तो जो पूरा का पूरा EIA का मोटिव था वो एक तरीके से डिफीट कर दिया, जब पूरा का पूरा पर्पस था वो पूरा डिफीट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द न्यू EIA 2020। ओके, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, बेसिकली एक तरीके से डेवलपमेंट को ज़्यादा दे रही है तवज्जो देन योर इन्वायरमेंट। ओके, तो अब जो ये अंडर सच अ मॉडल अवर इकोनॉमिक सॉल्यूशंस विल हैव नेसेसरी सब्स्यूम अ कमिटमेंट टू अवर नेचुरल सराउंडिंग। जो इकोनॉमिक हमारी कमिटमेंट्स हैं वो नेचुरल सराउंडिंग को कहीं ना कहीं सब्ज्यूम कर रही हैं और लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन्वायरमेंट के बिना हम काम नहीं कर सकते। वी हैव टू थिंक ऑफ इन्वायरमेंट एज वेल, क्योंकि इररिपेयरेबल डैमेज हो जाए उससे पहले हमको ये चीज़ रोकनी पड़ेगी। लास्ट में ऑथर ने इतना बेहतरीन कोट दिया है कि वेदर वी एंड आवर पॉलिटिशियंस नो इट और नॉट, नेचर इज पार्टी टू ऑल ऑफ आवर डील्स एंड डिसीजंस एंड इट हैज़ मोर वोट्स, लॉन्गर मेमोरी एंड स्टर्नर सेंस ऑफ जस्टिस दैन वी ऑल डू। तो ये बहुत अच्छा कोट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो, तो आप इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर लिखा गया हो। अगला जो आर्टिकल है तो कोविड-19 क्राइसिस एज अ मेट्रोपॉलिटन बैटल। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या कहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, बेंगलुरु हो गई, हैदराबाद, दे नियरली अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द कंट्रीज केसेस ऑफ कोविड-19। 11 लाख केसेस, अगर 12 लाख केसेस 13 लाख केसेस हैं तो 7.5-8 लाख केसेस इन्हीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं। अब ऑथर ने कुछ प्रॉब्लम बताई इंडिया के हेल्थ सेक्टर में। पहला कि इंडिया का हेल्थ बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम है, 1.28% है केवल GDP का। हमारे इंडिया का जो आउट ऑफ पॉकेट है हेल्थ एक्सपेंडिचर है, मतलब कि लोगों की जेब से जो पैसे लगते हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 62.4% है इन 2017, जबकि वर्ल्ड में केवल 18.2% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। मतलब कि अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो इंडिया में 62 रुपये जेब से जा रहे हैं और वर्ल्ड में केवल 18 रुपये जेब से जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको कम करने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में हमको और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो है कि यहाँ पे जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1:1457, 1457 लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO ने कहा है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, मतलब 457 एक्स्ट्रा पॉपुलेशन पर डॉक्टर पड़ रही है। ठीक है ना, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम विच इज़ देयर। थर्ड, हमने देखा है कि जो इंडिया में जो लोकल गवर्नेंस के एक्ट है 73rd 74th, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है तो 74th के हम अमेंडमेंट की बात करेंगे, वो बहुत पहले मतलब कि 20-30 साल पहले आ गया था, लेकिन अभी भी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। अभी भी उसमें जो ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो अच्छी नहीं है। प्लस जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ बनाने की बात की जाती है 74th अमेंडमेंट में, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ बनाने की बात। लेकिन मेट्रोपॉलिटन अगर हम एक सर्वे की बात माने जो कि जनाग्रह एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन सिटी सिस्टम्स बोलते हैं, ASICS, जनाग्रह एक ग्रुप है जो कि ये सर्वे करता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टम बोलते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम कौन करता है ये सर्वे? जनाग्रह। ओके, जन आग्रह, तो जनाग्रह ये सर्वे करता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम। 2017 की रिपोर्ट में इसने ये बोला कि केवल 9 सिटीज़ ऐसी थी मेट्रोपॉलिटन, 18 में से 9 सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने कि एटलीस्ट पेपर में MPC कॉन्स्टिट्यूट किया है, मतलब 9 ने तो पेपर में भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है MPC। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑथर ने कहा कि पुअर हाउसिंग, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू मीनिंगफुल सोशल सिक्योरिटी,
आर रियलिटी ऑफ अर्बन पुअर। जो अर्बन पुअर है उनके लिए रियलिटी यही है कि पुअर हाउसिंग है वहाँ पे, पुअर सैनिटेशन है, लैक ऑफ एक्सेस टू मीनिंगफुल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, यही रियलिटी है। ओनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्पेशल प्लानिंग दैट फोकसेस ऑन इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड सर्विसेज कैन अवॉइड अ रिपीट ऑफ सच डिसीज आउटब्रेक। केवल एकमात्र चीज इस ऐसे आउटब्रेक को रोक सकती है, वो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्पेशल प्लानिंग। जब तक आप स्पेशल प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप ऐसी चीज़ों को नहीं रोक पाओगे। अब जो स्पेशल प्लानिंग और ये सब करने की पावर्स हैं, ये तो देखो म्यूनिसिपैलिटीज़ ही करेंगी, लेकिन जो म्यूनिसिपल सिस्टम है इंडिया का, उसकी जो कैपेसिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा वीक है इंडिया में। ओके, उनके पास वीक कैपेसिटीज़ हैं इन फाइनेंस एंड इन स्टाफिंग ऑल्सो। तो वीक कहाँ पर है म्यूनिसिपल कैपेसिटीज़? फाइनेंसेस में भी वीक है एंड दे आर वीक इन स्टाफिंग ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करें ASICS जो कि जनाग्रह का सर्वे है 2017 का, तो मुंबई में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं पर लाख पॉपुलेशन, वो है 938 म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन। जबकि ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो ग्लोबली जो सिटीज़ हैं, जैसे जोहान्सबर्ग में 2922 ऑफिसर्स हैं, न्यूयॉर्क में 5446 ऑफिसर्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये दिखाता है कि प्लानिंग ज़्यादा अच्छी कहाँ पर होगी, वहाँ पे जहाँ पे लोग कम है या वहाँ पे जहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है। अगली चीज़ जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो है वीक मेयर एंड वीक काउंसिल एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ द गवर्नेंस। इंडिया में अगर देखो तो कहीं पे भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स नहीं है। देयर इज नो बिग मेट्रोपोलिटन सिटी विद 10 मिलियन प्लस पॉपुलेशन हैज अ डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर। डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर तक नहीं है हमारे यहाँ। मुंबई के मेयर का जो टेन्योर है वो 2.5 ईयर्स है। द टेन्योर ऑफ मुंबई मेयर इज 2.5 ईयर्स। दिल्ली एंड बेंगलुरु टेन्योर इज 1 ईयर। Mayors do not have full decision making authority over the critical functions of the planning. ओके, तो मेयर्स के पास पावर भी नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बन जाए इन केस ऑफ प्लानिंग, हाउसिंग, वाटर, इन्वायरमेंट, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज। तो आवर मेयर स्ट्रक्चर, आवर मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज़ वेरी वीक एज पर दी ऑथर। बहुत वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में जो इनका है। एंड यही चीज़ है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है नहीं प्लानिंग का, चाहे वो स्पेशल प्लानिंग हो चाहे वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग हो, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर बहुत वीक है। देन अगली चीज़ ऑथर ने बोली कि जो सबसे अधिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी लोकल गवर्नेंस को वर्क करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर आप जो ASICS के सर्वे में मेट्रोपॉलिटन का स्कोर देखो, एवरेज स्कोर देखो, तो वो 3.04 आएगा आउट ऑफ 10 इन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। ओके, तो सिटीजन पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी पुअर है ऑपरेशंस में। इस कारण से जो स्कोर है वो 3.04 आउट ऑफ 10 आता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन में। ठीक है ना, तो वही ऑथर ने ये सारी चीज़ बताया कि हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है, हमें करने की ज़रूरत है कि वी नीड सोल्यूशंस विच आर होम सूटेड। हमें अपने सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यू शुड इंक्लूड एम्पावर्ड मेयर्स, एम्पावर्ड मेयर लाओ, उनके टेन्योर को एटलीस्ट 5 ईयर का टेन्योर दो, डिसेंट्रलाइज्ड वार्ड लेवल गवर्नेंस करो, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन अच्छा करो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। देन आप इन सब पैंडेमिक्स को या ऐसे आने वाली सिचुएशन से डील कर पाओगे। ओके, तो एम्पावर्ड मेयर, 5 ईयर टेन्योर, डिसेंट्रलाइज्ड वार्ड गवर्नेंस, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, और जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कमिटीज बनाने की जरूरत है वो सब आप बनाओ प्रॉपर्ली। तो दीज आर द सॉल्यूशंस गिवन बाय द ऑथर। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। तो ये 2 आर्टिकल थे जो हमने डिस्कस किए, जिसमें पहले हमने EIA उसके डाइल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने कोविड-19 और मेट्रोपॉलिटन का जो बैटल चल रहा है वो हमने डिस्कस किया, और क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए वो डिस्कस किया। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। तो आगे हम देखते जा रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ है। तो 1947 पैक्ट ऑन गूरखा सोल्जर्स इज रिटेंटेंट नेपाल मिनिस्टर। तो नेपाल एकदम से पगला टाइप का गया है, पता नहीं क्या हो गया नेपाल को कि हर समय उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि 1947 में एक एग्रीमेंट हुआ था, तो मैं बस आपको गूरखा एग्रीमेंट बताता हूँ क्या एग्रीमेंट है। 1947 का जो एग्रीमेंट था ये डिवाइड किया था गूरखा रेजिमेंट को बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। मतलब ब्रिटिश एम्पायर का जो गूरखा रेजिमेंट था उसको उसने इंडिया और UK में डिवाइड किया था। ठीक है ना, तो 1947 का गूरखा एग्रीमेंट था जिसने कि गूरखा रेजिमेंट को डिवाइड किया था बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अब इसी के लिए वो बोल रहा है कि जो मिनिस्टर्स ने कहा कि एक तो इंडिया काला पानी डिस्प्यूट को जल्दी जल्दी मान ले, जो हम कह रहे हैं काला पानी को हमको दे दे। दूसरा वो 1947 का एग्रीमेंट रिडंडेंट है, तो हम एक बायलैटरल सोल्यूशन बनाते हैं गूरखास के ऊपर भी। तो अब ये सब बिल्कुल एकदम पगला टाइप के गए नेपाल वाले।
इंडियन बिड फॉर एयरपोर्ट टू हाई ढाका। अब बांग्लादेश में एक एयरपोर्ट बनाने के लिए सिलहट में एयरपोर्ट बनाने का था, सिलहट कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि चाइना को दे दिया गया है, नॉट टू इंडिया। तो चाइना को देने का बांग्लादेश ने क्या रीज़न बताया है? उन्होंने ये बताया कि इंडिया के जो बनाने वाले थे उन्होंने बना ही दिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कोट प्राइस किया। दे कोटेड वेरी हाई प्राइजेस, ओके, दे कोटेड वेरी हाई प्राइजेस एंड चाइनीज़ प्राइजेस जो प्रोजेक्ट की थी दे वर वेरी लेस, देयरफॉर द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू चाइनीज़ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड द सिलहट एयरपोर्ट। ओके, जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाने का जो है वो चाइना को मिल गया, ना कि इंडिया को। दिस इज अनदर डिप्लोमेटिक विन ऑफ चाइना ओवर इंडिया। ओके, एक तरीके से डिप्लोमेटिक विन ही है चाइना की इंडिया के ऊपर। इस ट्रम्प एम्पावर्ड टू डिले द इलेक्शन। अब देखा जाए तो क्या ट्रम्प के पास पावर है कि वो इलेक्शन को डिले कर दे? तो ये बेसिकली क्यों न्यूज़ में आया, बिकॉज अभी रिसेंटली हुआ ये है कि जो आपका डोनाल्ड ट्रम्प है उसने ये बोला है कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले होने चाहिए। तो क्या ये पावर, इलेक्शन को डिले करने की पावर डोनाल्ड ट्रम्प के पास है भी या नहीं? तो अगर ये हम देखा जाए तो नहीं है। बहुत अनएम्बिगुअसली, मतलब बिना किसी एम्बिग्यूटी के जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली ये चीज़ बोलता है कि ये डिसीजन केवल और केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट ले सकते हैं, ओके, विच आर इवन सब्जेक्ट टू लीगल चैलेंजेस। तो ये डिसीजन केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट ले सकते हैं कि उनको डिले करना है या नहीं करना है। अब अगर मान लो डिले होता भी है तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प कंटिन्यू कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट? नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रम्प के बाद वाइस प्रेसिडेंट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं कर सकता है तो उसके बाद स्पीकर करेगा। लेकिन अभी यूएसए का केस ऐसा है कि ना वाइस प्रेसिडेंट कर पाएगा क्योंकि वो भी चला जाएगा, ना ही स्पीकर कर पाएगा क्योंकि वो भी चला जाएगा। तो अगर सपोज ऐसा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर भी नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है? तो नेक्स्ट इन लाइन इज द प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। ओके, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर बोलते हैं ऑफ द सीनेट। सीनेट का एक प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है, उसको सेरेमोनियल पोजीशन है, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसको सेलेक्ट कौन करता है? सीनेट चूज करता है उसको टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रो टेम इसको बोलते हैं, या प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर आप बोल सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करता है सीनेट, ओके। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इलेक्शन को डिले करने की पावर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के पास नहीं है। बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन डिले होंगे। SBI नेट जम्प्स 81%, NPAs श्रिंक। अब SBI का जो NPA है वो श्रिंक हो गया, तो NPA की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI NPA क्या होता है? NPA रिफर्स टू लोन्स ऑन विच इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। ओके, तो 90 डेज से ज़्यादा अगर आपने प्रिंसिपल या आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की है, ओके, देन वो आपका एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, 90 डेज से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट नहीं की है इंटरेस्ट की या प्रिंसिपल की, तो आपका वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाएगा, ठीक है। अब एग्रीकल्चर टर्म में अगर हम बात करें तो एनपीए दूसरे तरीके से डिफाइन होता है। तो एग्रीकल्चर टर्म में अगर हम बात करें तो दो तरीके क्रॉप होते हैं, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 सीजन तक अगर आपने पेमेंट नहीं की है, 2 सीजन तक, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 सीजन तक अगर आपने पेमेंट नहीं की है, 1 क्रॉप सीजन तक आपने पेमेंट नहीं की है, तो फिर आपका वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा एनपीए इस तरह से डिफाइन होते हैं। अब एनपीए के भी टाइप होते हैं। एक होता है एनपीए का टाइप होता है जिसमें होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड मतलब कि 90 डेज से अगर 12 महीने तक पेमेंट नहीं होती है, 90 डेज से 1 साल तक पेमेंट अगर नहीं होती, 90 डेज टू 1 ईयर और 90 डेज टू 12 मंथ अगर आपकी पेमेंट नहीं होती तो सब स्टैंडर्ड एसेट है। अब अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रह जाए, मतलब कि आफ्टर 12 मंथ पीरियड फिर से 12 मंथ तक अगर वो सब स्टैंडर्ड रह जाए तो वो डाउटफुल एसेट हो जाता है, दैट बिकम्स अ डाउटफुल एसेट। तो सेकंड टाइप ऑफ एनपीए इज डाउटफुल एसेट। एंड थर्ड, जब वो लॉस कैटेगरी में आ जाता है तो वो लॉस एसेट कहलाता है, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज, सब स्टैंडर्ड, देन योर डाउटफुल एंड थर्ड वॉज योर लॉस। तो सब स्टैंडर्ड मैंने बताया 90 से 12 महीने, मैंने डाउटफुल बताया अगर सब स्टैंडर्ड 12 महीने तक रह जाए और उसके बाद लॉस हो जाता है, ठीक है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनपीएस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही फ्रेंड्स। आंसर मैं एक बार आपको क्वेश्चंस के जरूर बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 वाज लॉन्च रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट है ये नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि ये एचआरडी मिनिस्ट्री जो कि अब नए तरीके नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एचआरडी मिनिस्ट्री को क्या बोला जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। सो एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट निकाली थी, ना कि इनमें से किसी ने नहीं निकाली थी। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन है
इस्तांबुल कन्वेंशन ऑफन सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। तो इस्तांबुल कन्वेंशन है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली बोला है कि हम इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर हो जाएंगे, ओके, इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ देंगे। यू हैव टू टेल मी द आंसर फॉर दैट, प्लीज़ डू टेल मी। मैंने अभी पढ़ाया था आपको, हाल फिलहाल ही पढ़ाया था, तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग पूछा था। पहला स्टेटमेंट कह रहा था एक्यूट डिसीज है जो कि वायरस के कारण होती है, तो बिल्कुल सही है, इसका याद रखिएगा, वेरियोला वायरस था, वेरियोला वायरस, ओके। दूसरा स्टेटमेंट कैन स्प्रेड बाय ह्यूमंस ओनली, ये भी सही स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट वाज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट हमने दिया था WHO हैज सेट अ टारगेट टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स बाय 2022, ये गलत है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि 1980 में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था WHO ने कि वर्ल्ड इज फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स, 1980 में ही हो गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत है, देखो एलिमिनेशन ऐसे ही वर्क करता है, अगर आपने गलत स्टेटमेंट ढूंढ लिया तो ये 3 जगह पे है, ये तीनों हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपका केवल आंसर बचेगा A, 1 and 2, so that will be the answer. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe, keep loving us, keep sharing. Thank you and have a nice day.